कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है। कौन सी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, sp3 या sp2? क्योंकि sp2 में s करेक्टर 33%, जितना s करेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेड पे इधर खींच रही होगी, H प्लस निकलना आसान हो गया। और CH3 उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, या ये वाला C उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो कम खींच रहा होगा, कम खींच रहा होगा, इधर भी कम खींच रहा होगा तो H प्लस निकलना मुश्किल। तो दो कहानियां समझ आई। ज्यादा बढ़िया कौन है अगर एक ही पूछे तो? एल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये सेकेंडरी पॉइंट की गई। अल्कोहल में OH is at sp3 hybridized carbon which is less electronegative, और फिनॉल में OH is at sp2 hybridized carbon which is comparatively more electronegative. Next is esterification reaction. Esterification reaction में आपने ROH लेना या फिर आप AROH भी ले सकते हैं, यानी ये रिएक्शन अल्कोहल भी दिखाएंगे और फिनॉल भी दिखाएंगे। और क्या लेना, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना या RCO Cl लेना और या एसिड एनहाइड्राइड लेना। इनमें से आप कुछ भी लेते हैं तो एस्टर बन जाएगा। अब यहाँ खास क्या है कि इस रिएक्शन में ये रिवर्सिबल है, आप यहाँ यूज करते हो कॉन्क H2SO4। और ये अजीब बात क्या है, एसिड को H देना चाहिए लेकिन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है। क्या क्यों का कोई इलाज जवाब नहीं है। आइसोटोपिक स्टडी से मैकेनिज्म जब पढ़ा गया तो पता चला जी उसमें से वो आता है, उसमें से वो आता है। तो एस्टर में क्या बना, RCO और वो वाला OR और साइड प्रोडक्ट। तो पहली रिएक्शन को कॉन्क H2SO4 के बजाय आप ड्राई HCl से भी करा सकते हो, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। और उस वाली रिएक्शन को आप फिशर एस्टेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। इस वाले में ये HCl निकला, HCl जो है वो एसिड है। एसिड है तो हमने क्या किया, पायरिडीन रखा था और बन गया आपका RCOOR- और HCl। HCl जो है पायरिडीन नाम के बेस से न्यूट्रलाइज होता रहेगा, तो इसलिए हमने एरो पे बेस रखा पायरिडीन। अब यहाँ कुछ मजेदार किस्सा था। ये क्या कहता है, इधर से H और उधर से क्या बन गया, साइड प्रोडक्ट में लिखा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर क्या रह गया RCO, उधर से कौन आना OR डैश, इधर डैश लगा लो। तो साइड प्रोडक्ट कौन है, एसिड, इसलिए एरो पे क्या लिखा। तो यहाँ साइड प्रोडक्ट एसिड है तो एरो पे क्या लिखे, लिखना चाहिए था बेस, लिखा उसने एसिड। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि जरा सोचो ये कोई आयनिक रिएक्शन तो है नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, तो आयनिक कंपाउंड रिएक्शंस तो फास्ट होती हैं और कोवेलेंट वाले केस में मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो स्लो होती हैं। तो धीरे धीरे आपका अल्कोहल एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहा होगा। तो एक ही वेसल में होगा अल्कोहल भी, एनहाइड्राइड भी, बना हुआ एस्टर भी और बना हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो बना हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड बचे हुए अल्कोहल से कह सकता है नहीं कि हम दोनों भी मिलकर एस्टर बना सकते हैं। लेकिन बस क्या चाहिए, अल्कोहल एसिड के साथ एस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो कॉन्क H2SO4 रखने का फायदा समझ आ गया। तो हमारा जो साइड प्रोडक्ट है वो भी रिमेनिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाने लगेगा। तो मेरा एस्टर डबल स्पीड से बन रहा होगा और मेरा साइड प्रोडक्ट भी यूज हो जा रहा होगा या नहीं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्लियर हो गई। एस्टर की खासियत क्या थी, उनमें फ्रूटी स्मेल आती है। और इसका जब रिवर्स किया था हमने काइनेटिक चैप्टर में पहली रिएक्शन का, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी। तो देखिए सर, तो ये सब बातें थी जिसमें हम कह रहे थे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब करने जा रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। समझ गए CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड की जो रिएक्शंस हैं ये हमने काफी की हुई हैं। काफी के नाम पर याद करिए, पिछले लेसन में हमने कहा था जब भी अल्कोहल के OH को या कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हेलोजन की सोर्स मिलेगी, वो अपना OH हटा के हेलोजन वेलकम कर लेगा। अब वो सोर्स कौन थी, वो सोर्स कौन थी, या तो X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, जहां X का नाम Br या I लिखा था हमारी एनसीईआरटी वाले ने, और PCl3 थी और PCl5 थी और SOCl2 थी और HX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 थी। क्या इन सब में देने के लिए X X X X X। अगर मुझे अल्काइल हैलाइड बनाना था तो ये वाला मेथड मोस्ट प्रेफर्ड था, क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट्स SO2 गैस और HCl गैस बनते थे, बीइंग गैसियस उड़ जाते थे, तो उनको सेपरेट करने में दिक्कत, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी या कहीं कम करनी पड़ती। अब इन सब रिएक्शन में वो जाके, अब खास क्या था यहाँ पर, एक बात खास बात ये थी कि इस वाली रिएक्शन को वो यूज कर लेता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो क्या कहानी थी, अगर आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल, तीनों में आपने क्या डाला था, HCl इन प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस ZnCl2, और इसी का नाम था। तो बोर्ड के पेपर में ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। आपने बस लिखना था HCl कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज एंड इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। कल बात पढ़ गए थे हम कि OH सबसे इजीली किसका निकलता है, प्राइमरी का या टर्शियरी का। कितनी आसानी से दिमाग पकड़ रहा है। तो OH भागा जा रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे इस बार O नेगेटिव ही चाहिए। OH नेगेटिव जैसे ही तो निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ही भाग रहे हैं, तो OH निकलना सबसे आसान हुआ। तो यहाँ क्या बने, R R R CCl, क्योंकि वो तो मुझे पता ही अल्कोहल की OH को किक करके X वेलकम होगा। तो इसका नाम तो बना ही लेंगे, जो भी है टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी करके जो भी अल्कोहल होगा, ये वही वाला टर्शियरी करके बस अल्कोहल की जगह क्लोराइड अगर मैं नाम लिखने में आऊँ। लेकिन मेरे लिए खास बात क्या था कि इसके बनने पर वहां धुंधलापन आएगा या कहो प्रेसिपिटेट जैसे बनने शुरू होंगे, तो टर्बिडिटी जो आएगी वो इमीडिएटली आ जाएगी डालते ही, क्योंकि रिएक्शन फास्टेस्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें भी टर्बिडिटी आएगी, लेकिन टर्बिडिटी जो लेगी वो 5 to 10 मिनट्स में आएगी, और इसमें भी टर्बिडिटी आएगी। तो कुछ बुक्स में तो लिखा जी आफ्टर 10 मिनट्स आएगी, कुछ बुक्स में लिखा नहीं आएगी। तो आप नहीं आएगी करके आना जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। लेकिन हम जब कन्वर्जन्स कर रहे हैं, फिलअप करके कहीं क्वेश्चन आ रहा है, तो फिलअप में क्वेश्चन आया करता है ऐसे RCH2OH एरो के ऊपर HCl एनहाइड्रस ZnCl2, तो हम प्रोडक्ट बना देते हैं RCH2। तो आपको कहना चाहिए जी वहां पे, तो आप कह रहे थे जी हुई नहीं टर्बिडिटी यहाँ आपने। तो क्या ये रिएक्शन होगी, बहुत स्लो होगी, हाई टेम्परेचर पे होगी, बहुत स्लो होगी, तो साथ में हीट भी होगा। तो कन्वर्जन में वो हीट पे इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है, फिलअप में इतना ज्यादा हीट पे ध्यान देते नहीं है, तो इसलिए वहां पे तो हम करा देते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन मारना है तो प्राइमरी के केस में लिखना नो रिएक्शन, या क्रॉस मार दो नो टर्बिडिटी। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ना के बराबर ही होती होगी, तो इसलिए लिख दिया। एक पहले जब पढ़े थे तो विक्टर मेयर टेस्ट कराया था, 1 मिनट। विक्टर मेयर टेस्ट सब नहीं कर रहे हो, हमारे कोर्स में बोर्ड के नहीं है। PCl 3PCl ये वो सब कर लिया। अब एक बात आई डिहाइड्रेशन की, और एक बात आई ऑक्सीडेशन की। तो डिहाइड्रेशन का तो हमें पूरा मैकेनिज्म ही करना है। तो फिलहाल के लिए हम इतनी बात कर लें, CH3CH2OH। कोविड वाले कोई बैठे हो तो CH3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉन्क H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, और मैं अगर इसको कॉन्क H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, तो 170 हायर, क्या होगा, इसमें से ये वाटर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन एल्कीन, डिहाइड्रेशन हुआ। लेकिन अगर 140 हुआ तो CH3CH2OH CH3CH2OH, इस बार वाटर निकलेगा, लेकिन वाटर पहले तो एक ही मॉलिक्यूल में से निकल गया अब, और जब 2 में से निकलेगा तो प्रोडक्ट है। तो इन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म हम करेंगे जिस दिन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हमारे को क्वेश्चन अटक रहे होंगे। खास याद रखने को क्या था कि ये मैंने इमेजिन किया था अपनी कहानी में, ये ऑरेंज है, एक ऑरेंज में से एक ग्लास पानी एक ग्लास जूस निकाल दिया, और यहाँ 2 ऑरेंज में से एक ग्लास जूस एक ग्लास पानी निकाला, क्योंकि यहाँ मेरा जो जूसर मिक्सर था वो 170 वाट वाला था, और यहाँ मेरा जो जूसर था वो 140 वाट वाला था। तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटर वाले जूसर ने एक ही ऑरेंज में से एक ग्लास जूस खींच मारा, और वीक वाले को तो इससे याद रह जाता था। ये जो सेकंड वाला किस्सा है, ये अब मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ईथर शुरू करेंगे तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो जाएगा। ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में सिर्फ 2 मेथड पढ़ना है, उनमें से एक मेथड क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। बस उसमें 2 दिक्कत क्या आएगी कि डिहाइड्रेशन जो कराना है वो 140 पे कराना है, एक बात, और दूसरा ये डिहाइड्रेशन जो होगा ईथर बनाने के लिए वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो जवाब अभी मैकेनिज्म करते हुए आ जाएगा। डिहाइड्रेशन के बाद जो सबसे ज्यादा हम दुखी होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो होता है ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन में इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा सा खेल तमाशा भी ज्यादा कर दिया। तो अगर आपको उस दिन वाला बेसिक याद आता हो कि अगर अल्कोहल को O मिले तो इस C पर पहले 3 H हुआ करते थे, एक H तो वो खा के OH बन गया, जिससे कि बन गया अल्कोहल। अब ये C के बाकी 2 H दुखी परेशान थे, आज इन्हें भी मिल गया तो एक ही जना पकड़ पाया, वाटर निकल गया, और वाटर निकल के क्या बन गया, एल्डिहाइड। उस दिन तो बात यहीं रोक दी थी, आज बात थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। ये भी तो अल्कोहल ही है, लेकिन ये कैसा, प्राइमरी और ये सेकेंडरी। इसको मिला खाने, तो अब ये वाला H उसको लपक ले, लपक के क्या बना है OH, ये R, ये OH। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि एक ही कार्बन पर तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, और जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ से मुझे याद रखना है, बार बार याद रखना, क्योंकि अगला चैप्टर भी पूरा इसी किस्से पे है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल के कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से। क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो ये महाराजा फिर से एक O खाएगा, और ये H जो है जिसको आज तक O नहीं मिला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन
इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो कुछ नहीं, क्यों, सी पे एच ही नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन आसानी से होता है और क्या देता, कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता तो एल्डिहाइड देता, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो, मैं दूसरी तरह से बोलूं, एल्डिहाइड का अगर मुझे ऑक्सीडेशन कराना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाएगा और माइल्ड से भी हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेप जाना है, मेरी कहानी देखना, एक स्टेप जाना है। अगर यहां से यहां जाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एसिडिक KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2 लेकिन यहां से यहां जाना है तो मैं एसिडिक KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, K2Cr2 तो कर ही सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ टॉलरेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन भी यूज कर सकता हूँ। भाई अगर इस मोबाइल के ऊपर मैं एक पेन देके मारूं और ये टूट जाता है, तो मैं इस मोबाइल पे हथौड़ा देके मारूं, सर पता नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, जो पेन जैसी चीज से टूट जाता है थोड़े से तो टूट ही जाएगा। तो जब ये टॉलरेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन से जैसे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग से तो हो ही जाएगा, आया समझ। लेकिन अगर मैं इस पे स्ट्रॉन्ग लगा दूंगा तो ये यहाँ नहीं आके रुकेगा, ये पकड़ ली बात या नहीं, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सी पे एच ही नहीं है जो है, इसका ऑक्सीडेशन इसलिए ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा, और ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें क्या होगा, कहेगा सी मेरे पास एच तो है नहीं खाने के लिए, इन्होंने तो मेरा बैंड बजा दिया, बहुत हाई टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर में तो मेरा तो बैंड बजा दिया, मींस उसके अंदर के बॉन्ड भी टूट फूट होने शुरू, तो सी बॉन्ड भी टूट गए, तो इधर जितने कार्बन रह गए उतने कार्बन का भी एसिड बना दूंगा, और इधर जितने कार्बन रह गए उतने कार्बन का भी एसिड बना दूंगा, तो देख लेंगे जब बाद में आएगा। और टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या होगा फिर जब ऑक्सीडेशन की बात चल रही होगी, तो वो कहेगा जी मैं भी नहीं करा सकता, क्यों नहीं करा सकता भाई तू, कि जी मेरे पास सी पे एच ही नहीं है, आ गया समझ या नहीं आया। अब जागते रहना, अभी मैं इनका ऑक्सीडेशन करा के क्या बनाया था, एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन करा के क्या कराया था। अब जरा थोड़ी दूसरी वाली बुद्धि लगाओ, अगर मैं ये एच और ये एच हटा दूं तो इस सी का एक एच लुट गया, इस ओ का एक एच लुट गया, तो क्या करेंगे दोनों, तो फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या इस बार ऑक्सीडेशन कराया, डेफिनेशन के हिसाब से तो कराया, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन एक ये भी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन अगर प्योर बात करूं तो इस बार मैंने डिहाइड्रोजिनेशन कराया, तो थोड़ा और सांस आ गई कि ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन से सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब 10th की पढ़ी हुई 11th की पढ़ी हुई डेफिनेशन काम कर रही है कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ये डेफिनेशन थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से भी वही बन रहा। ऐसे में अगर इसके केस में करता तो भी क्या, डिहाइड्रोजिनेशन करा रहा हूं इस बार ऑक्सीडेशन के बजाय, तो भी प्रोडक्ट कीटोन ही बन रहा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन सेम बात बन रही है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दिक्कत थी, जरा मुश्किल वाला स्ट्रॉन्ग वाला रख लिया तो, हाँ या नहीं, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट कौन लूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, डिहाइड्रोजन एजेंट या तो मैं कॉपर हीट की जगह भी कॉपर 573 केल्विन या फिर सिल्वर हीट, ठीक है, ये दोनों कौन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या दिक्कत है जरा सी, कि अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो प्राइमरी को, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो गाड़ी अटका देगा किस पे, एल्डिहाइड भाई, सेकेंडरी अल्कोहल है तो गाड़ी अटका देगा। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूं तो भी गाड़ी कीटोन पे अटक जाएगी, क्योंकि कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज, तो इस केस में मैं अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रख लूं तो गाड़ी कीटोन पे अटकेगी, और डिहाइड्रोजन एजेंट रखूं तो भी गाड़ी, इसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगी, अगर मैं इसमें डिहाइड्रोजन एजेंट रखूं तो एल्डिहाइड पे अटकेगी, और इसमें मैं अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखूं तो एल्डिहाइड पे अटकेगी। एल्डिहाइड पर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखूं तो भी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रखूं तो भी, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहां से यहां आने का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है और यहां से यहां जाने का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां से वाले का तो रट गया होता खूब, वाइवा वाला भी लगभग पक्का सही है, अगर ऑर्गेनिक में उसने वाइवा ले लिया तो वो पूछ ही लेता व्हाट इज सॉलिड एंड व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन, जिन्होंने लैब में कर लिया काम फैलिंग है फैलिंग भी, व्हाट इज फैलिंग है व्हाट इज फैलिंग भी, तो यहाँ पे तो टॉलरेंस या फैलिंग, यहाँ पे क्या, तो जरा सा मुश्किल किस्सा है, समझ गए, तो उस पे आ रहे हैं, लॉजिक बेसिक वाला समझ गया, गाड़ी किसकी रह गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम मैंने नहीं लिए, डिहाइड्रोजन एजेंट समझा दिए, ऑक्सीडाइजिंग के नाम नहीं लिए, लेकिन उनका लॉजिक समझा दिया कि वीक का क्या चक्कर है, स्ट्रॉन्ग का क्या चक्कर है। अब यहाँ महाराज ऑक्सीडाइज आसानी से होने को तैयार थे ही नहीं, फिर हमने कहा चल फिलहाल तेरा डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं, किससे हुआ करता, कॉपर 573 या सिल्वर हीट से, लेकिन यहाँ भी अटक गया मामला, एच तो है, यहाँ पे क्या निकला था OH का एच और CH का एच, OH का एच तो है लेकिन सी पे ये फिर से अटक गया, तो मैं तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करा पाऊंगा, मैं तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से, सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से, टर्शियरी अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से, तो अब बोला जी मेरा डिहाइड्रोजिनेशन तो हो ही नहीं सकता, तो रटना थोड़ी है, जब मैं लिखूंगा तो ही मेरा पेन अटक जाएगा लिखते हुए, या नहीं मैं लॉजिक लगाऊंगा तो, क्यों मुझे लॉजिक क्या है कि OH का एच हटना है, पड़ोस वाले सी का एच हटना है, जिससे उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो अब यहाँ OH का एच हटाऊं लेकिन इधर सी नहीं मिला, तो मैंने क्या चाल चली, पीछे तक दिख जाए कि यहाँ पे तो सी पे एच ही नहीं है, हमने पड़ोसी वाले एच से कहा चल तू ही कुछ बात कर, तो कहता जी ऐसे कैसे कर लूं बात, क्योंकि ये तो एच जा रहा है O से, ये एच जा रहा है इस सी से, तो इस सी की भी एक वैलेंसी शॉर्ट रह जाएगी और
कहता ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। तो फिर वो क्या कहता, नहीं बन रही तो कि चलो फिर OH ही हटा दो, ये पूरा OH हटा दो, तो अब तो इस C का कुछ लुटा, OH पूरा हटा दिया तो इस C का कुछ लुटा, तो ये C अपने पड़ोस के C की तरफ देखेगा, तुम भी अपना कुछ लुटवा लो, जिससे कि हम दोनों, तो क्या लुटवा लो, क्या बन गया, RCR, इसका कुछ सब कुछ चला गया इधर से, इधर CH2 का चला गया और इधर सब कुछ चला गया, तो क्या करें, तो टर्शियरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजिनेशन करने की कोशिश करें तो डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर डिहाइड्रेशन हो जाता है। एजेंट वही है जो डिहाइड्रोजिनेशन के लिए है, लेकिन वो डिहाइड्रोजिनेशन के बजाय डिहाइड्रेशन करा देता है और क्या बना देता है, एल्कीन। क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का बेसिक बात है ये तो, कि एल्कीन में पानी डालने से अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल में से पानी निकालने से एल्कीन बनता है। पढ़ लिए बात तो इसी चैप्टर में। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने पहले टेबुलर फॉर्म में लिखवा रखे हैं, एक ही जगह पे बातें आ रही है। तो क्या रहा, एनहाइड्रस CrO3 साथ में पेरिडीन, उसको कहता है कॉलिन्स रिएजेंट। एनहाइड्रस CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन को कहता है कॉलिन्स रिएजेंट, COLLIN। और ये सिर्फ क्या करता है, लिख लेना वहीं, ओनली प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। एक लाइन छोड़ के लिखना CrO3/H2SO4, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ, नाम हो गया जोन्स रिएजेंट, JONE। और ये क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचा देगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचा देगा। प्राइमरी जा सकता है एसिड पे, कीटोन तो सेकेंडरी तो जा नहीं सकता, सेकेंडरी लिया तो क्या होगा, कीटोन पे अटक जाएगा वो तो। जोन्स रिएजेंट, JONE, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाम जोन्स रिएजेंट, और CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन नाम कॉलिन्स रिएजेंट। वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकता है कॉलिन्स, और जोन्स जो है वो एल्डिहाइड को, प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा लिखिए PCC चमका लेते हैं दूसरे अंदाज में, क्योंकि वो उसकी फुल फॉर्म वगैरह वगैरह भी पूछा कर। PCC स्टैंड्स फॉर पाइरिडीनियम, सिर्फ सुनना नहीं, चाहे मन में बोलो, बोलते रहना, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कहता पूछा जी ये क्या कर फुल फॉर्म पेपर में, व्हाट डज PCC स्टैंड्स फॉर, आंसर लिखना था। कैसे बनाते हैं कभी पूछ ले तो, साहब का नाम, साहब का फॉर्मूला C5H5N, तो पाइरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl, ये तीन चीजें मिलाते हैं, ये तीन चीजें मिलाते हैं किसमें, इन फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक वाला याद आ गया हो तो, मिथाइलिन क्लोराइड, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट हेलो कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन ही पढ़ाया गया था, बोला था लिक्विड है तो कैन बी यूज एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ही काम कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, इस एन पे लोन पेयर है, यानी ये बेसिक हुआ, ये बोला मैं तो क्या बन गया C5H5NH पॉजिटिव। तो पाइरिडीन साहब, आप पाइरिडीन से क्या बन गए हो, पाइरिडीनियम। जिन्हें पढ़ा हुआ एनिलीन ने H प्लस लेते ही, एनिलीन ने H प्लस लेते ही एनिलीनियम बनाया था क्या, एनिलीन ने NH2 होता है, हमारे में से बहुत सारे बात होते हैं एनिलीन को NH से लिख के आता है, आते हैं भाई, तो NH2 इज एनिलीन, इस N पे भी लोन पेयर है, H प्लस ले लिया तो क्या बन गया, एनिलीनियम, क्या बन गया, एनिलीनियम। तो उसी तरह ये साहब क्या बन गया, पाइरिडीनियम, तो नाम जस्टिफाई हो गया। बीच में घुसा के बैठा देते हैं CrO3 को, यू का तू, और बगल में उसके बैठा देते हैं Cl नेगेटिव को, तो दिस इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है फिर से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन पे, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन पे। अब इसकी एक खासियत थी बहुत बढ़िया, कि ये C डबल बॉन्ड C अनसैचुरेशन अगर कंपाउंड में है तो उसे कुछ नहीं कहता। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये कौन सा अल्कोहल, कैटेगरी खानदान, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। OH जिस कार्बन को छू रहा है वो ये है, वो कितने कार्बन को छू रहा, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैंने लिख दिया PCC, तो कई बार तो लिखेगा PCC, कई बार साथ में लिख देगा नीचे एरो के CH2Cl2, जिसे दुख बढ़ जाए थोड़ी सी, तो CH2Cl2 लिखे ना लिखे वो तो सॉल्वेंट है। क्या होना है सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, तो देखो ये C डबल बॉन्ड C था, तो जैसे वो होता है ना एसिडिक KMnO4 वगैरह, वो डबल बॉन्ड पे भी धावा बोल देता है, ये साहब नहीं। तो PCC की खासियत क्या है कि अगर कंपाउंड में अनसैचुरेशन भी है, डबल बॉन्ड को मैं और जनरलाइज कर दूं, डबल अनसैचुरेशन भी है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता, डन। और अगर मैं ऐसे बोल देता कि जी ये है RCH2OH एरो पे PCC, तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोलो मतलब, ठीक है, तो नोट डाल लिया वहां पे कि नोट्स में लिखा हुआ है कि अगर अनसैचुरेशन है तो PCC डज नॉट इफेक्ट्स अनसैचुरेशन, डन। अब उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सिलसिले में चल रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आपने एसिडिक KMnO4 से या क्रोमिक एसिड इज मिक्सचर ऑफ K2Cr27/H2SO4 पढ़ा जा रहा है, एल्कलाइन KMnO4 भी यूज कर रहा है बुक वाला, यहाँ मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो एल्कलाइन KMnO4 वाली एल्कलाई से, तो उसने एल्कलाइन लिखा, अब एल्कलाइन के नाम पे पता नहीं NH डला है, QH डला है, कुछ और तो नहीं डला,
तो उस केस में जवाब होता है कि RCOOH ना बना के RCO नेगेटिव पे छोड़ देते हैं और नीचे लेते हैं सॉल्ट। लेकिन मेरी बुक में एनसीईआरटी वाले ने बहुत जगह उसने गलती करी हुई, उसने अल्कलाइन KMnO4 से भी RCOH ही बना रखा। तो मुझे अपनी तरफ से जब कन्वर्जन्स करने होंगे तो मैं तो अल्कलाइन KMnO4 इसलिए यूज ही नहीं करता, हमेशा एसिडिक KMnO4 यूज कर लेता हूँ। और ये बात लिख चुके या बोल चुके कुछ भी कह लो, सेकेंडरी अल्कोहल पे PCC लगाओगे तो भी, और एसिडिक KMnO4 लगाओगे तो भी कीटोन, और क्रोमिक एसिड लगाओगे तो भी कीटोन। लेकिन क्रोमिक एसिड के साथ हीट भी लिख दिया तो फिर वो कीटोन का मिक्सचर ऑफ एसिड, तो वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ज्यादा ओवर हो जाएगा डोज। ऑक्सीडेशन के सारे डाउट्स क्लियर। कॉपर 573 का किस्सा समझा दिया कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, बता तो दिया, डिहाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। और वहां पे तो ये भी बता दिया कि कॉपर 573 की जगह आप सिल्वर हीट भी यूज कर सकते हो, नेक्स्ट लेसन में बताता है वो, तो यहाँ पे भी दोबारा पढ़ लेंगे। तो डिहाइड्रोजन दोनों लिखा दिए, कॉपर 573 और सिल्वर हीट, और साथ में बोल दिया लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल हुआ तो कॉपर 573 से एल्कीन बनेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चलो जी वो भी बनाते हैं, पहले वही बना देते हैं, वो बड़ा दुख है। फिनॉल, फिनॉल की तो कई सारी रिएक्शन रह गई भी, रीमाटाइमन भी रह गई, कॉल्ब्स भी रह गई। तो देखो सर, अगर हम इसको CO2 KOH 473 केल्विन H प्लस कर देते हैं तो इस रिएक्शन का नाम कॉल्बीज कहता है, कोई कॉल्ब्स कहता है, मैं तो अपनी रिएक्शन स्पेलिंग गलत ना हो जाए इसलिए कॉल्बीज याद कर। एक नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का होगा और उससे आपका एल्कीन बनेगा। तो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है या कॉल्ब्स रिएक्शन है। हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे कौन था सचमुच में, तो इस C और H के बीच में COO आ गया, यानी CO2 आ गया कुल मिला के मॉलिक्यूल में। CO2 के जाने का नाम डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 के आने का नाम, तो कुल मिला के कॉल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, एसिडिक है। तो KOH के साथ सॉल्ट बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं, तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, समझ गए। अब इसके ऊपर कुछ खास काम की बातें क्या थी कि अल्कलाइन मीडियम देखकर पहले ये क्या बन गया था, ओके, यानी चलो समझ आ रहा है कि रीजनिंग बन रही है। OH में अगर यहाँ मैं OH रखता हूँ तो O पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, और O नेगेटिव फिनॉक्साइड बना देता हूँ तो फुल फ्लैश नेगेटिव है। तो बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कौन करे, फिनॉक्साइड आयन या फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड में तो O पे, फिनॉल का O तो न्यूट्रल है, अपने लोन पेयर ही देने पड़ेंगे, उस O पे तो प्लस आएगा लोन पेयर देने के बाद, और यहाँ नेगेटिव से न्यूट्रल होगा, तो ज्यादा बेचैन कौन होगा बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने के लिए, फिनॉक्साइड आयन। तो एक पहला पॉइंट ये है बेसिक मीडियम से क्या फायदा होगा कि जी फिनॉक्साइड आयन बन गया और वो बेंजीन रिंग को और भी ज्यादा, तो आप इतना ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों हो कि इसमें CO2 एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, इस रिएक्शन में CO2 एक्ट्स एज, तो हम आ गए तो CO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, पढ़ाया था भी बेसिक पढ़ाते हुए, CO2 अलग से साइड में, CO2 में तो C का ऑक्टेट पूरा, O का ऑक्टेट भी, और O पर तो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर भी, अगर या नहीं पता चल रहा, और जब दो लोन पेयर है तो मेरा तो मन कर रहा है कि ये अगर हो तो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और मैं ऐसे क्या कह रहा हूँ इट इज अ, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक क्यों कह रहे हो, कुछ जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही होगी इसे भिखारी बनाने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल भिखारी होते हैं तो याद होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन के भिखारी हैं। अभी कह रहा जी मेरा तो पेट वेट सब भरा अच्छे से, मैं क्या कोई भिखारी बना रहे हो, कहते नहीं हम तुझे बना के छोड़ेंगे, ऑर्गेनिक वाले बोले कैसे बनाओगे, तेरा पाई बॉन्ड होगी तरफ भेज देंगे, क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव, और C पे आ गया, मैं तो O पे तो नेगेटिव आ गया, तो हम तो नजर झगड़ाए में जब भिखारी कौन बना, तो ये C की तरफ से अटैक कर जाएगा, आ गया समझ। तो हमने बोला CO2 इज, यानी कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस हुई, यहाँ से H हट के तो आया होगा, वो बात अलग है, वो H प्लस जो गाने बजाने गया था वो बाद में यहाँ CO नेगेटिव के नेगेटिव पे आके COH बन गया होगा। कि बेसिक मीडियम का क्या फायदा होगा, फिनॉक्साइड आयन बना जो बेंजीन रिंग को इतना एक्टिवेट कर दिया कि उस पे वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 भी अटैक करने को तैयार हो गया, डन। 400 केल्विन है, सही कह रहे हो। अब यहाँ पे कौन आ गया घूम फिर के, CO नेगेटिव, फिर उसमें से वो K है तो K आ जाएगा, हाँ या नहीं, तो मुझे नहीं, K तो यहाँ था, सॉरी ये बना पहले, पहले बनता K तो यहाँ बैठा था ना, अब वो K कहेगा मैं इधर जा रहा हूँ क्योंकि COOH वाला एंड तो ज्यादा एसिडिक है तो इधर आ जाएगा या नहीं, लेकिन हम उसे क्या कर देंगे, हम तो हाइड्रोलाइज कर देंगे, तो हाइड्रोलाइज कर आके हमारे पास तो क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। साइक्लिक मत बना देना, यहाँ सी लगा देता है, साइक्लिक नहीं है सैली साइलिक, आ गया क्या, पहले KOH ने फिनॉल के OH को OK में बदला, OK कल पढ़ी थी रिएक्शन कि फिनॉल जो है सोडियम मेटल से भी लेकर जाता है, NaOH से भी कर जाता है, लेकिन Na2CO3 NaSCO3 से नहीं करता। तो वहां जब O नेगेटिव K बन गया तो O पे नेगेटिव आ गया, O पे नेगेटिव आ गया तो उसने बेंजीन रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट कर दिया, इतना एक्टिवेट कर दिया कि CO2 जैसा वीक इलेक्ट्रोफाइल भी
अटैक करने को तैयार हो गया। तो उसे अटैक करने के बाद ये CO नेगेटिव बना दिया। अब यहाँ नेगेटिव है तो K इधर कर जाएगा या नहीं शिफ्ट? क्यों? उल्टा सोचना कि OH होता तो भी एसिडिक फिनॉल का, और COOH वाला H भी एसिडिक, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन? COOH वाला या नहीं? तो सॉल्ट पहले कहा मैंने, OH वाले एंड पे या COOH वाले एंड पे, कोई यहाँ माइग्रेट कर सकता? लेकिन हमने क्या किया, हमने तो उसे एसिड हाइड्रोलाइज कर दिया। एसिड हाइड्रोलाइज करके वो भी क्या बन गया? COOH। इतनी सारी कहानी तो रीजनिंग वीजनिंग कुछ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे को कॉल्स रिएक्शन आई तो बस मैं तो इतना लिख के आ रहा हूँ 1 और यहाँ ज्यादा ज्यादा 2। कन्वर्जेंस में तो जहाँ वहाँ सब जगह मैं डायरेक्ट ऐसे यूज करूंगा। तो मैदान में आ गए कौन? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब इससे रिएक्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं एक बार तो CH3OH, दूसरी बार कौन हुए थे? CH3COCl, और तीसरी बार C6H5OH। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रिक सिखाई थी आपको याद रखने की। ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल तो नहीं है सर, फिनॉल है, लेकिन अल्कोहल जैसा तो है। तो जब ये दोनों कंपाउंड में रिएक्शन होगी तो अल्कोहल अल्कोहल से, अल्कोहल एसिड से, कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो मेरा गलत होने का चांस ही नहीं बचेगा। तो क्या बना है? तू अल्कोहल जैसा है, ये अल्कोहल जैसे वाले एस से तो करेगा नहीं, यानी तू उससे करेगा, तू उससे करेगा तो ये OH का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तो यहाँ एस्टर बनेगा, यहाँ एस्टर बनेगा तो क्या होगा? यहाँ एस्टर होगा तो क्या होगा? कौन निकाला? निकाला वाटर, वाटर नहीं निकाला। यहाँ का OH और यहाँ का H, तो क्या लिखो एरो पे? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही तो हो रही है। इससे पूछा तेरा क्या नाम रखें? तो सैलिसिलिक एसिड का एस्टर बना है ना, सैलिसिलिक एसिड का एस्टर बना है, और उसमें एल्काइल ग्रुप कौन आगे लगा है? बताना एस्टर ग्रुप में, एस्टर में। चलो यहां से करता हूं, इसका कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम। एसिडिक एसिड नहीं पता, सिरका नहीं खाया, विनेगर नहीं खाया, फिर अगर मैं CH से बोलूं तेरा नाम CH3 तो क्या नाम? मिथाइल एसिटेट। अब भी नहीं आ रहा। CH3 से बोलो नहीं गलती हो गई, तेरा नाम C2H5 डाइल एसिटेट, बहुत मुश्किल। फिर बोलो नहीं गलती नहीं हुई थी, मिथाइल एसिटेट ही है, बन जा वापस। ठीक है, आगे मिथाइल एसिटेट ही बना रहे हो। तो अगर मैं H लगा दूं तो कौन था? सैलिसिलिक एसिड। अब ऑर्थो तो लगेगा ही, ऑर्थो मिथाइल सैलिसिलेट। अब भी नहीं आया क्या? इसका नाम था सर्दी हरा ऑयल, विंटर ग्रीन ऑयल। काहे में यूज होता था? विक्स वेपोरब, ऑइंटमेंट्स। अब इधर पे पहले कर लेता है। ये अल्कोहल जैसा नहीं, अल्कोहल ही है। ये अल्कोहल जैसा है तो फिनॉल, लेकिन तो फिर से तुम इसे OH से रिएक्ट करोगे या इस वाले से? कि जी मैं अल्कोहल जैसा हूं तो इसी से करूंगा, इससे करूंगा तो क्या? OH COO C6H5। उसका क्या नाम था? इसका नाम ऑर्थो फिनाइल सैलिसिलेट, और इसका दूसरा नाम था सेलॉल, मेडिसिन फॉर स्टमक प्रॉब्लम्स। अब CH3COCl की जगह मैं एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकता हूँ क्या? पढ़ा तो था अभी, अल्कोहल जैसा फिनॉल है वहां। चाहे तो आप एसिड क्लोराइड ले लो, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड ले लो, दोनों ही केस में क्या होना है? एस्टर तो बनना। तो अब क्या होगा? ये बोलेगा मैं, मेरा नाम, मेरा खानदान, चलो एसिड क्लोराइड एसिड। ये कहेगा मैं भी, तो एसिड 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 अल्कोहल। इस बार ये दोनों शहीद होंगे। ये दोनों शहीद होंगे तो मुझे याद रह गया कि भाई COH को बिल्कुल मत छेड़ना। अब उसका क्या छेड़ना? उसका H निकलेगा, इसका Cl निकलेगा, तो O पे कौन आ जाएगा? ये Cl CO को छू रहा है, C को, क्योंकि ये सचमुच में ऐसे है ना। P वाला CO बना तो एस्टर ही। इधर से पढ़ो CH3COOR जैसा, R में भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, अलग बात या नहीं? अब अगर मैं इसको हटा दूं, दिमाग में हटा दूं, क्या नाम प्रोडक्ट बचेगा? बेंजोइक एसिड। कॉपी से वेरीफाई करें, बेंजोइक एसिड। CH3CO को फ्रीडल क्राफ्ट ने क्या क्या रखा है? एसिटाइल। और अगर ये हो जाए तो मैं कहूं एसिटाइल साहब तुम्हारे में एक और आ गया, तो चल तुझे एसिटॉक्सी कह देता हूं। हालांकि इस पे नेगेटिव हो जाए तो एसिटेट हो जाता है, याद करो। लेकिन मैं मजबूरी में बोलूं एसिटाइल तेरे पे आया तो तेरा नाम एसिटॉक्सी। तो बेंजोइक एसिड में 2 पोजीशन पे कौन? तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोला? मेरा नाम एस्पिरिन। एक नाम और लिखवाया था, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस वक्त। ऑर्थो, इस पूरे को एसिटाइल बोलना, ऑर्थो एसिटाइल। देख के बताऊंगा सर, कॉमन नेम है ना, तो दिमाग इस वक्त नहीं काम कर रहा। ये तो पक्का है। एस्पिरिन के यूज क्या थे? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ब्लड थिनर। पेन किलर भी है, उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। बॉडी टेम्परेचर भी डाउन करता है तो एंटीपायरेटिक, और ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करता है। नेक्स्ट इज बढ़िया सी कहीं ना कहीं फंसती है, और दिक्कत क्या आती है? अगर नाम से आई तो ठीक है, वैसे अगर आ जाती है रिएक्टेंट्स के नाम से तो पहचान ही नहीं आती कि है रीमाटाइमिन रिएक्शन है। तो हमारी रीमाटाइमिन के साथ भागी थी, और फिर उसे महसूस हुआ था कि गलती हो गई। उसने क्या किया था? फिनॉल पिया था और क्लोरोफॉर्म पिया था। पहले क्लोरोफॉर्म पिया था, खाली बेहोश होकर रह गई थी, फिर उसने क्लोरोफॉर्म फिनॉल पी लिया था। फिनाइल, घर में जो फिनाइल होती है वो वाली फिनाइल, हमारी केमिस्ट्री की फिनाइल तो ही है ना।
ये तो कुछ नहीं होता, कंपाउंड थोड़ी है, काम तब भी नहीं चल रहा था, हमने क्या किया था, NaOH भी पी लिया था। ऐसे ही बेसिर पैर की बात है, लेकिन याद हो जाता था OH। और यहाँ पैरा भी बनता था, लेकिन ऑर्थो वाला मेजर होता था, इसका नाम ऑर्थो। COOH था तो सैलिसिलिक एसिड, CHO है तो सैलिसल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म मेरे कोर्स में नहीं है, उसके बावजूद जेईई मेंस वाले ने पूछ लिया कि इस रिएक्शन के दौरान कौन बनता है, पहले तो पढ़ा था पूरा। तो इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, बोर्ड वाला नहीं पूछेगा। इस रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ाए, कार्बीन्स नहीं पढ़ा रखे मेरे CBSE ने, तो मेरे बोर्ड के पेपर में नहीं पूछेगा वो। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन नाम का इंटरमीडिएट। अब इस रिएक्शन में जरा सी होशियारी क्या है, ये लिखा जाना चाहिए, जबकि वो लिख नहीं रहा ज्यादातर केस में, तो ये अक्सर लिख नहीं रहे। तो क्या किस्सा है, अगर मैं गहराई में उतरना चाहूँ, वैसे मैं इतना लिखाता हूँ तो मेरे नेम रिएक्शन है तो एग्जाम्पल देना है तो काम पूरा है। फिर ऐसे ही वहां पे पहले NaOH साहब इससे गले मिलके से क्या बना लेता है, ONa। फिर ऑक्साइड पढ़ लिया, ज्यादा बढ़िया एक्टिवेटिंग होता है। फिर ये साहब के पास आता है क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या कहता है, मैं अपना H और इसका एक Cl निकाल दूंगा एज HCl। क्या बन जाऊंगा, यहाँ क्या रह गया जब H और Cl भाग गया तो CHCl2, तो CHCl2 यहाँ के लग जाएगा, अपनी वैलेंसी C को पूरी तो करनी है 4। फिर वहां पर NaH तो पड़ा ही है, NaH साहब आए कि अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस। क्या कैसे करेगा भाई हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड काट के इधर H और इधर OH, ऐसे ये बॉन्ड काट के इधर H, तेरे को क्या शांति मिल रही है, कहते एसिड मिल रहा खाने को, बेस हूँ। याद रखने का तरीका क्या जाता है, इस CH पे क्या आ गए, इस CH पे आ गए 2H, तो पक्का उनमें से कौन निकल जाएगा, डायरेक्ट निकाल दो, ये बन गया। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, क्या करूं इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, इसको काटेगा, इधर H और इधर OH देगा, और फिर आपका बनेगा OH CHO। साथ में हर बार पैरा पैरा भी लेके चल सकते हो, ज्यादातर सब केसेस में पैरामीटर होता है, लेकिन इसमें ऑर्थो, वो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड का चक्कर बने। रीमा-टाइमन रिएक्शन में ऐसे करके आ गया, व्हाट हैपेंस, मुझे मत उसे मत देखो, मेरी आवाज पे ज्यादा ध्यान दो। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो हमारा दिमाग उठाता ही नहीं कि ये रीमा-टाइमन रिएक्शन है, क्योंकि आप ध्यान दो, अगर मैक्सिमम टाइम पूरी ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है, या तो 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है सैचुरेशन का किस्सा है तो, या कहीं से कुछ हटा के उसका कुछ हिस्सा आगे लग जाता है। मैक्सिमम टाइम यही हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। तो जब कुछ अजीब सा लगता है हमारे को पेपर करते वक्त कि ये कुछ पहचान सा नहीं आ रहा, तो हमारे दिमाग को आदत है वो जुगाड़ बिठाने के नाम पे या तो उन दोनों को कहीं ऐड करने की कोशिश करता है, या इसका कुछ हिस्सा उसमें कहीं सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है। अब उसमें वो उलझ जाता है, देखकर सोच के, अगर ये आ गया आपके सामने और आपको प्रोडक्ट बताना है, आप लगे हो जी किसको निकालूं, कहाँ लगाऊं, कुछ आएगा नहीं। तो जब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूंगा, तो आप उल्टा सोचना शुरू करना कि ये कहीं नेम रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि नेम रिएक्शन में ज्यादातर अलग ही कोई गाना होता है। रिडल क्राफ्ट में तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन ज्यादातर नेम रिएक्शन में अलग ही कुछ एडिशन सब्स्टिट्यूशन के बजाय मैक्सिमम टाइम्स। तो फिर जब नहीं हो रहा तो सोचो कोई नेम रिएक्शन है क्या, तो जब आप उस पर ध्यान उधर की तरफ डालोगे पकड़ में आ जाएगा तुमसे। ऐसा तो है नहीं कि फिनॉल की 25 नेम रिएक्शन है, 2 ही है बस, कॉल्स और रीमा-टाइमन। रीमा-टाइमन के साथ भाग गई, फिर उसे लगा कि कुछ गलती हो गई, घर कैसे जाऊंगी, तो उसने क्लोरोफॉर्म पिया, क्लोरोफॉर्म से बेहोश हो गया बस, फिर फिनाइल पी लेती हूँ, ये अच्छा रहेगा, ऊपर चले जाऊंगी। और लगा कि अगर तब भी पी के कुछ गड़बड़ ज्यादा सी नहीं हुई, कहते NaOH रखा था ये भी पी लो, NaOH पीते तो साफ जाएंगे इमीडिएटली। ठीक है, देखिए सर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं, फिनॉल को अगर आप Na2Cr2O7H2SO4, ये अकेली रिएक्शन है, इसमें उसने K2Cr2O7 की जगह Na2Cr2O7 लिखा हुआ, हालांकि उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। प्रोडक्ट क्या बनता था, पैरा बेंजोक्विनोन, कॉन्जुगेटेड कीटोन भी बोला था इसको, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे करके, तो उसको कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन भी बोल दिया था। इंपॉर्टेंट क्या है कि फिनॉल में अगर थोड़ा बहुत बेंजोक्विनोन भी बन जाए, एरियल ऑक्सीडेशन से भी वहां पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता, तो वो फिनॉल जो है कलर्ड हो जाता, अदरवाइज इट इज कलरलेस। इसकी एक रिएक्शन 11th क्लास में जो मेरे कन्वर्जन में कहीं काम आ सकती है, जिंक डस्ट के साथ जब हम इसे हीट करते थे, Zn साहब बीच का वो लेकर भाग जाते थे और इसको बना देते थे बेंजीन, तो मेरे कन्वर्जन में काम आ सकता है कहीं। हालांकि कोई डायरेक्ट बुक में एनसीईआरटी में कन्वर्जन नहीं है जिसमें यूज हो रहा हो, लेकिन कहीं मुझे फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो बड़ी आसानी से। दूसरी पहले वाली सर समझ नहीं आएगी, उसमें बस याद रखना कि फिनॉल का अगर हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिनॉल अल्कोहल तो नहीं है, अल्कोहल जैसा सा कह सकते हो, अल्कोहल तो नहीं मानते। तो अगर मैं अल्कोहल जैसा मानूं तो कार्बन 2 कार्बन को छू रहा, तो जबरदस्ती बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी अल्कोहल जैसा है, और सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता था। तो वहां से मेरे को सुर मिल गया याद रखने के लिए। अब यहाँ कोई बोले यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तब भी ये क्या हो गया, तो कुछ नहीं है इसका सिर पैर, ये हमें याद ही रखना पड़ता है कि फिनॉल के ऑक्सीडेशन से पैराबेंजोक्विनोन बनता। और कहानी क्या सुना सकता हूँ जब सर ने छेड़ दी तो, ये फिनॉल, ये भी फिनॉल, तो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स बॉटल में है खूब सारे,
उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होके पैराबेंजोक्विनोन बन गए, क्या बना लेंगे, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड स्कूप बना लेंगे या नहीं, बढ़िया से वहाँ। ये तो ऐसे ही अलग से बोल दिया। अब यहाँ पर एक कहानी और थी, HNH2 यानी अल्कोहलिक अमोनिया के साथ अगर आप ट्रीट करते हो तो ये पूरा का पूरा OH और ये H, तो क्या रख दूं साथ में, एनहाइड्रस ZnCl2, कौन निकल जाएगा, वाटर, और आपका सीधा बन जाएगा एनिलीन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन में रिएक्शन हमारे वहां पे नहीं दी हुई। और एक किस्सा और क्या था, CH3I के साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो HI निकल रहा है, फिर से मीडियम इस बार बेसिक, तो उस केस में ये I और ये H निकल जाएगा और आपका HI एसिड है, बोलो HI एसिड, तो मीडियम क्या कर दिया, बेसिक, और ये बन जाएगा OCH3। साहब अलग से स्पेशली पढ़ाए गए थे, क्या नाम था साहब का, मन नेम भी मानते थे और IUPAC नेम भी, तो लिख लो सर, नहीं पढ़ाई थी तो कन्वर्जेंस में आप बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मीन्स चैप्टर में आएगी, लेकिन कहीं मैं यूज कर लूं, कपलिंग रिएक्शन नेम रिएक्शन थी, तो क्या बना बनाया BDC लेके आते हैं, हालांकि BDC तो साथ के साथ बनाना पड़ता है एनिलीन का डाइजोडाइजेशन करा के, और उसे आप किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से कराते हैं जिसमें बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओ। देखो ये बेंजीन रिंग एक्टिवेटिंग है क्या, कैसे पता चल रहा है, O है और O पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो वो रिंग को देगा, तो जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग वाले हैं वो, जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो रिंग एक्टिवेटिंग है, एक्सेप्शन है कौन, Cl, एक्टिवेटिंग ना होके डीएक्टिवेटिंग है, तो यहाँ कौन, H। इसको मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा अगर आगे का, ऐसे भी लिख लिया करता था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तो सोच के देखो यहाँ से H प्लस हटे, इस कंपाउंड का हटे, और H प्लस हटकर ये आके लग जाए, तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ इन फिनॉल, ये कौन, इलेक्ट्रोफाइल, तो कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कंपाउंड में क्या खासियत थी, ऑरेंज कलर की ब्राइट कलर डाई थी, नाम क्या, इतने का नाम एजोबेंजीन, जो बॉक्स में डाला उसका नाम, और उसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा, तो इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, कलर ना भी याद रहे, ब्राइट कलर डाई। तो कपलिंग रिएक्शन फिनॉल का टेस्ट करने के लिए एक तरह से काम आ सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो छूट गई, डेट इज टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, जो आप में से कुछ उसके स्कूल में भी कराया जा सकता है। तो आप न्यूट्रल, स्कूल से मतलब लैब में, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन एक लैब में बना रखा होता, अगर आप फिनॉल में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं तो पेन रोक के देखो, मेरा कॉम्प्लेक्सिस चैप्टर का कुछ लिंक बन गया क्या, इसमें से H प्लस निकल जाए तो जो बचा उसको फिनॉक्साइड आयन बोलो, दिख भी रहा है यार, नहीं पीछे तक, फिनॉल में से H प्लस हटाऊं तो C6H5O नेगेटिव इज फिनॉक्साइड आयन। आयरन कितने चमचे पालता था जिन्होंने कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ रखा, मैक्सिमम टाइम अपने कॉम्प्लेक्सेस वो 6 पालता था, याद आया, तो 6 पाले, तो मैंने बॉक्स गलत लगा दिया, यहाँ मुझे लगाना चाहिए राउंड ब्रैकेट, और ये Fe के ऊपर क्या चार्ज आया, +3, और 6 फिनॉक्साइड आयन है, तो नेट क्या बचा, 3 नेगेटिव, तो इसे भी मैंने सही मायने में Fe यहाँ लिखना, अगर कन्वेंशन के हिसाब से लिखो FeOC6H5 होल 6 विद, और इसका क्या कलर था, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, और इसका यूपीएससी नेम क्या बनेगा, हेक्साफिनॉक्सोफेरेट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट अगर एनायनिक हो तो मेटल के नाम के एंड में 8 लगता था, हेक्साफिनॉक्सोफेरेट आयन, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन है, टेस्ट फॉर केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश तो आना ही आना पेपर में, तो उसने एक फिनॉल एक कोई और चीज दे दी, तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ हमारे कोर्स में सिर्फ फिनॉल वॉयलेट कॉम्प्लेक्स दे रहा, हो गया। तो देखिए सर, टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें तो ये एल्कीन बन गया, या नहीं, OH निकल रहा है क्या, बेसिकली OH निकल रहा, तो OH किनका इजीली निकलता था, टर्शियरी का, तो मैं अगर डिहाइड्रेशन कल परसों या जब भी कराया तो मैंने कॉन्क H2SO4 170 से कराया था, तो वहां पे हमने पहले किया था कि H3PO4 से भी करा सकते हैं, तो एक बार वो ऐसे कुछ लिख रहा है 80%, एक बार लिख रहा है कहीं 20%, और दूसरी वैल्यू मुझे याद नहीं है, एक वैल्यू और लिख रहा है इनके बीच की कहीं 40%। तो इनमें तीनों कंडीशन में कौन सा खतरनाक, 80 वाला, 40 वाला या 20 वाला, खतरनाक समझ गए, जो जितना कंसंट्रेटेड हो उतना खतरनाक, जैसे तो 80% वाला किसमें चाहिएगा, प्राइमरी में या टर्शियरी में, क्योंकि टर्शियरी का तो सबसे इजीली होगा तो इसलिए वहां 20% से हो जाता होगा, और प्राइमरी का सबसे मुश्किल से होगा, तो इसका मतलब वहां 80% से होगा। तो अपने आप से मैं इसे यूज नहीं कर रहा किसी कन्वर्जन वगैरह वगैरह में, अपने आप से तो मैं हमेशा कॉन्क H2SO4 170 करा, प्राइमरी है तो सेकेंडरी है तो टर्शियरी है तो। फिर हमने ये क्यों पढ़ा कि अगर फिलअप वाला कुछ किस्सा आ गया तो फिर तो पहचान लेंगे ना कि भाई H3PO4 अल्कोहल में डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता था, 20 40 80 का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप से दिया आया तो बस हमें तो H3PO4 दिख गया, वो देगा ही वो वाला जिसमें हो जा रहा होगा। ठीक है सर, और कोई डाउट, फिनॉक्सिलीन का रिएक्शन भी करा रहे हैं, फिनॉक्सिलीन वाला प्रिपरेशन ऑफ फिनॉक्सिलीन वाइवा के लिए वो पूछ सकता है, पेपर में आने का कोई चांस नहीं है। इस कंपाउंड का नाम
स्टेप वाइज लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे याद आ जाए जिन्होंने पहले पढ़ा। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड की स्पेलिंग PH, THALIC। अब इस थैलिक एसिड में से अगर वाटर निकाल दूं, H2 निकाल दूं तो एक को बचेगा, तो इसका नाम हो गया था थैलिक एनहाइड्राइड। तो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड के सामने मैंने फिनॉल के दो मॉलिक्यूल रखे, जैसे DDT में मैंने क्लोरल के सामने CCl3CHO के सामने दो क्लोरोबेंजीन रखे थे, और एरो पे वहां भी कॉन्ग H2SO4 रखा था, और यहाँ भी कॉन्ग H2SO4, यानी वहां भी डिहाइड्रेशन और यहाँ भी डिहाइड्रेशन। ये महाराज कौन निकल गए? वाटर। तो वो कंपाउंड की शक्ल खतरनाक सी थोड़ी क्या बन गई है, खतरनाक से बंदे का नाम फिनोफ्थलीन है। बोलते फिनोफ्थलीन है, फिनॉफ पता नहीं क्यों, और लिखते फिनॉल्थलीन है। और फिनॉल्थलीन की क्या बात खासियत है, एल्कलाइन मीडियम में ये पिंक कलर देता है। प्रैक्टिकल वाले पूछ सकता है, थ्योरी के पेपर में आने का चांस कोई नहीं है। और जो ये इंडिकेटर है एसिड बेस इंडिकेटर, तो एक अलग से बात कहीं और फंस जाए तो एसिड बेस इंडिकेटर्स जनरली जो है वो सब या तो वीक एसिड है या वीक बेस है। एसिड हो जाएगा OH वाला H प्लस निकल सकता होगा, OH वाला H प्लस निकल सकता होगा नहीं। चलिए जी, और बताओ कोई और छुट्टी भी हो तो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम पर क्या तय हुआ था बेसिक्स पढ़ते वक्त, कि जैसे ही मेरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आया करेगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम की हेडिंग जरूर आएगी, और उसमें 5 रिएक्शंस हुआ करेंगी। कि कौन कौन सी? फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, दो तो हो गई, तीसरी बोल एलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन और क्लोरीनेशन जो हम जनरलाइज कर सकते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में मन करता है जैसे सर कह रहे क्लोरीनेशन, तो क्या ध्यान देने की बात कि पूरे बाकी के चारों चैप्टर में तो जब भी हेलोजिनेशन कराना वो क्लोरीनेशन ही कराता, एक इसमें और एक एनिलीन में जाके बदमाशी करता, यहाँ करा देता ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। FeBr3 इज लुईस एसिड, लोन पेयर ले सकता। क्यों है? बदमाशी वाली बात है। वैसे तो FeBr3 में ऐसे मान लो Fe का ऑक्टेट पूरा नहीं है, जबकि ऑक्टेट का कोई चक्कर नहीं है, तो मेटल नॉन मेटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल का किस्सा है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो लोन पेयर एक्सेप्ट। तो Br2 से बोलो अपना बॉन्ड तोड़ ले, तो दोनों सगे भाई हैं, इनमें कोई दादा बिना दादा कमजोर ताकतवर नहीं है। तो बॉन्ड टूटने की बारी आए तो कैसा बॉन्ड टूटना चाहिए? होमोलिटिक। क्या बनना चाहिए? 2 Br डॉट। लेकिन FeBr3 सगे भाइयों में भी लड़ाई करा देता, किस लालच में कि इसको क्या चाहिए? लोन पेयर। इसको क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो सगे भाइयों में भी बदमाशी करवा देता है, और वो दोनों ऐसे टूट जाते हैं जैसे एक Br प्लस और एक, तो यहाँ जनरेट हो गया Br प्लस, और Br नेगेटिव फौरन हजम कर लेता कौन? ठीक है सर। तो इस तरह से हम हेलोनियम आयन इन जनरल, Cl का किस्सा होता है तो क्लोरोनियम आयन, Br का हिस्सा है तो ब्रोमोनियम आयन बनवाते हैं। तो असली ब्रोमोनियम आयन बनवाने का जिम्मेदारी किस? हेलोजिनेशन जब हमने एल्केन्स का किया था वहां तो हीट लाइट से ही Cl डॉट बन जाता था, Cl डॉट। अभी हमें बनाना है Cl प्लस या फिर बनाना Br प्लस, तो वो जिम्मेदारी किसकी? समझ गए? तो यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि क्या लेगा? FeBr3, लेकिन बोला नहीं, बस एक्वस ब्रोमीन एक बार, और दूसरी बार गएगा ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, और कभी कभी कहीं कहीं CsCl3 भी लिखा हुआ है। तो हमने बोला FeBr3 क्यों नहीं ले रहा? वही तो Br प्लस प्रोवाइड कराएगा, Br प्लस बनेगा तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कह रहा वो बाद की बात है, फिलहाल काम हो गया। और काम क्या हो गया? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बन गया। सिर्फ किससे? ब्रोमीन एंड सी कार्बन डाइसल्फाइड, या क्लोरोफॉर्म में तो पोलैरिटी आ भी जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड तो नॉन पोलर, CCl4 भी। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन से ही ऑर्थो पैरा ब्रोमो एंड फिनॉल बन गए। और अगर मैंने इनकी जगह पर पानी ले लिया, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो उस केस में सीधा ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। और ट्राइब्रोमोफिनॉल की और एक खासियत क्या है कि ये व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट सॉलिड जैसा है। तो अभी दो क्वेश्चन क्या राइज हो गया कि ब्रोमिनेशन कराते वक्त लुईस एसिड FeBr3 क्यों नहीं यूज करा? तो क्या बोल दिया बदमाशी में इन्होंने, OH ग्रुप ने बेंजीन रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट किया, उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे खूब सारा, बदमाशी में बोल रहा हूं ऐसी भाषा, खूब सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। इतना सारा नेगेटिव चार्ज आ गया कि Br साहब उसे देखकर खुद ही बह गए, और किसमें टूट गए? Br प्लस में। और जबकि ऐसे कौन तोड़वाता था इन जनरल? FeBr3। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी रिंग पे इतनी ज्यादा हो गई कि ये बिना किसी के एजेंट के ही बह गए। तो OH ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द benzene ring such that bromination takes place even in absence of Lewis acid FeBr3। एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्या पूछ लेता कि इस सॉल्वेंट से और इस सॉल्वेंट से क्या फर्क पड़ा, जो इसमें तो मोनो डेरिवेटिव्स बने और इसमें
सीधा ट्राई डेरिवेटिव बन गया। अब ये फिर फंसे, तो इंग्लिश में बुद्धू बनाने का रास्ता निकाल के लाया कि अगर सॉल्वेंट पोलर अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो फिनॉल पोलराइज हो गया था क्या? हाँ, एक तरह से उसने अपने रिंग पे इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिए, तो क्या हो गया, वहां कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जैसे सीन बन गए। ओ पे तो पॉजिटिव आ जाता था फिनॉल के जोड़िक सेक्शन में, और रिंग पे तो जो पोलराइज है उसको वाटर और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा क्या? अब ये रटने की बात नहीं है, समझ आ रही है क्या? वाटर दुखी दुखी आत्मा होता है, और दुखी आत्माओं को औरों को दुखी करने में मजा आता है। तो अगर फिनॉल पोलराइज है तो एक मिनट के लिए कुछ ऐसा सा सीन है, तो ये क्या कहेगा, ये सी के नेगेटिव की वजह से दुखी होगा, ये ओ पॉजिटिव की वजह से दुखी होगा, तो वाटर क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा इसके पास, कुछ सुकून मिल गया कि एच को भी और इसको भी, इसकी तरफ ओ वाटर क्या भेज देगा अपने उस ओ पे स्लाइट नेगेटिव, इस पे सुकून सा मिल जाएगा। क्या समझाने का याद रखने का तरीका। फिनॉल क्या कर रहा है, वाटर बीइंग पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा है, फिनॉल की पोलैरिटी को बढ़वा रहा है ना एक तरह से, या नहीं? और वो इतनी बढ़ गई कि, समझ गए? तो वाटर पोलराइजेस फिनॉल टू ग्रेटर एक्सटेंट, देयरफॉर ऑन ब्रोमिनेशन विद एक्वस ब्रोमीन डायरेक्टली ट्राइब्रोमोफिनॉल। ब्रोमिनेशन अपने आप में किस्सा हो गया लंबा चौड़ा फिनॉल के केस पे। नहीं नॉर्मल तो क्या था, Br2Fe विधिया से बना लेता भाई खाली, और तो फिर इसी पे 3 कहानियां सुना दी इसने में कि जी एक तो मैं बिना Fe-Br3 के कर लूंगा एक कहानी, दूसरी CH2 से क्या हो गया कि जी ये तो पोलर नहीं है इसलिए वो लेस पोलराइज है, इसलिए सिर्फ मोनोब्रोमो मिले। फिर वाटर से क्या हो गया कि जी वो हाईली पोलर है इसलिए उसने और ज्यादा फिनॉल को पोलराइज कर दिया। तो 3 बातें बन गई नहीं एक बात में बिना मतलब। फिर क्लोरिनेशन के बाद सर का इच्छा थी कि नाइट्रेशन करा दो। अब नाइट्रेशन किससे हुआ करता, नाइट्रेटिक मिक्सचर। नाइट्रेटिक मिक्सचर कौन है, तो बोर्ड में यही आ गया, व्हाट इज नाइट्रेटिक मिक्सचर एंड व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। कॉन्ग HNO3 प्लस कॉन्ग H2SO4 इज नाइट्रेटिक मिक्सचर एंड इट इज यूज्ड फॉर, आवाज नहीं आ रही, फॉर नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब फिर से फिनॉल बोला, मैं तो पुराना बदमाश हूँ, कॉन्ग के बजाय डाइल्यूट HNO3 ले लो, और साथ में H2SO4 लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं उतने में ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना लूंगा। पूछा क्यों, ये तो बार बार बताऊं क्या, बता तो दिया कि मैं दादा हूँ। मैं दादा हूँ के नाम पे इंग्लिश में क्या बोलना, बिकॉज OH ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। तो फिर से वही हुआ, HNO3 क्या बोला मैं, वैसे तो HNO3 को NO2 प्लस में तोड़ने का काम कौन करता था, H2SO4, कह रहा मैं उसके बिना ही टूट जाऊंगा। मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है फिनॉल के O की कार्बन पे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के कि मैं खुद ही टूट जाऊंगा, खुद ही NO2 प्लस बना लूंगा। और अगर हमने कॉन्ग HNO3 ले लिया था, H2SO4 अभी भी नहीं लिया, तो सीधा ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन गया था। इस ट्राई नाइट्रोफिनॉल का एक सुंदर सा नाम और था, पिक्रिक एसिड। और इसमें पिक्रिक एसिड वर्ड में फिनॉल वर्ड तो आ ही नहीं रहा, बल्कि क्या वर्ड आ रहा है, तो ये क्या चक्कर है, तो फिनॉल पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग जाएंगे, तो मेरी बेईमानी का रास्ता था ये, समझ आ गया। NO2 इज खींच मारता गया, तो खींच लगी O की तरफ, तो H O से चिपका जा रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन्स O से चिपके जा रहे हैं, तो H प्लस निकलना। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो उल्टा हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएगा तो। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और कौन रिलीजिंग है, कर तो लिया बार बार, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तभी तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और जो मेटा डायरेक्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तभी तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो बाहर खींच लेते हैं। तो कौन दे देते हैं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता इलेक्ट्रॉन, तो बढ़िया से जिनके पास लोन पेयर हो वो दे देते हैं। बस 2 एक्सेप्शन है, Cl पे लोन पेयर है फिर भी वो देता भी है, लेकिन इवन देन डीएक्टिवेटिंग माना जाता है, और एक CH3 जिसमें C पे लोन पेयर नहीं है फिर भी वो देता ही है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। की चीज 2-4 चीजें तो बार बार घूम घूम के तो हमने कहानी और कर ली साथ में कि फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लगने से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। लेकिन अगर मेटा पे लग जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक बार फिनॉल है, एक बार फिनॉल है और एक बार मेटा नाइट्रोफिनॉल है, तो फिनॉल से तो ज्यादा ही मानेंगे, कुछ तो खींच मार ही रहा होगा। नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन को पढ़ाता नहीं था ज्यादातर केसेस में, अगर आई गया तो बदमाशी में क्या करना, बस एक बार ऑर्थो पे SO3 प्लस H और एक बार नाम क्या हो जाएगा लेकिन उसका, मान लो 1 मिनट के लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और आपसे पूछूं उसका क्या नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि बड़ा साहब SO3H है, तो इसलिए OH को फिनॉल की कुछ लगा हुआ नहीं मान रहे, SO3H पे कुछ लगा हुआ मान रहे, तो इसका मतलब ये कौन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पे जब लगा हुआ तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये फिलहाल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि नामकरण में सीनियर वाले को पहले नहीं बाद में, लिखते हुए तो बाद में आया ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बेंजीन के बाद में आया, ठीक है सर। तो सल्फोनेशन वो यहाँ पे हमें अक्सर बता नहीं रहा। फिर बात आई फ्रिडल क्राफ्ट, अब बचा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो CH3 क्या करूँ, एल्काइलेशन के लिए क्या लेते हैं, कोई एल्काइल हैलाइड, और साथ में फ्रिडल क्राफ्ट इसका दोस्त है एनाइड HCl3, क्या होगा OH की ऑर्थो पोजीशन पर एक बार CH3
और OH की समझे उसका क्या होगा तेरे एक्टिवेटिंग इफेक्ट का, कहता वो भूल जाओ बस, वो तो नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन तक ही है। अब इसका कॉमन नेम चाहिए था मुझे, ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आप फिनॉल में कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी यील्ड लो आती है, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनती है वो मुझ से बहुत कम बनती है। तो क्या है उस रीजनिंग का जवाब कि फिनॉल में ओ पर लोन पेयर है, तो फिनॉल में जो ओ पर लोन पेयर है और AlCl3 लुइस एसिड है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये लोन पेयर क्या बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कॉम्प्लेक्स बन गया एक तरह से बोलो, जिसमें फिनॉल किसका काम कर रहा है, लिगेंड का, और Al एक तरह से सेंट्रल मेटल आयन जैसा। तो मेरा जो AlCl3 था वो रिएक्टेंट था क्या, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में सचमुच में जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो रिएक्टेंट है क्या, वो रिएक्टेंट नहीं है, वो कैटलिस्ट जैसा सा है जो CH3Cl को मजबूर करता है कि तू टूट जा CH3 प्लस में और Cl नेगेटिव में। AlCl3 उसमें कंज्यूम नहीं होना, टेम्परेरीली क्या बन गया, अभी बता भी दिया था, AlCl4 नेगेटिव, जैसे FeCl4 नेगेटिव, ये टेम्परेरीली क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव, और रिएक्शन के एंड तक आते आते Cl नेगेटिव वापस दे देगा और क्या बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ, मेरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को तो कंज्यूम नहीं होना होता, मेरा कैटलिस्ट मेरे रिएक्टेंट, मेरे रॉ मटेरियल फिनॉल के साथ कंपाउंड बना के कॉम्प्लेक्स बना के बैठ गया नहीं, तो मेरा कैटलिस्ट भी कंज्यूम हो गया और मेरा रॉ मटेरियल भी कंज्यूम हो गया। तो जब मेरा फिनॉल, इस फिनॉल से मैं क्या उम्मीद कर रहा था कि तुम सब किसमें बदलोगे, क्रिसॉल में, और कई सारे मॉलिक्यूल्स AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बैठ गए, तो प्रोडक्ट कम बनेगा या नहीं। तो क्या स्टेटमेंट देना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन लुइस बेस फिनॉल, फिनॉल वैसे तो एसिडिक था लेकिन यहाँ फिनॉल के ओ के लोन पेयर दे रहा है ना अपना लोन पेयर, तो फिर क्या हो गया, लुइस बेस, एंड AlCl3 क्या हो गया, लुइस एसिड। तो ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन या ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन लुइस बेस फिनॉल एंड लुइस एसिड AlCl3। और अगर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराऊं तो क्या होगा, CH3 COCl के साथ कराऊंगा और CH3 COCl से क्या होगा, यहाँ कौन COCH3 आके लग जाएगा ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। तो अगर मैं OH को हटा दूं तो क्या नाम था, लेमिनेटेड पेज, एसिटोफिनॉन, याद आ गया, तो क्या कह दूं, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ये एसिटोफिनॉन तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, या फिर ऑर्थो एसिटाइल फिनॉल, ये सीसीओ ग्रुप का नाम एसिटाइलेशन करा रहे हो ना, फिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। लास्ट पार्ट चैप्टर का क्या, ईथर्स के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था कि अगर वो कहे हाउ विल यू डिफाइन ईथर्स, तो हम बदमाशी का कॉमर्शियल मेथड ऑफ फ्यूजन अल्कोहल है क्या, तो कैसे बनाते थे सर, मीथेन से, तो मिथेनॉल का वो कॉमर्शियल मेथड था, मीथेन का ऑक्सीडेशन करते थे Cr2O3 ZNO, और साथ में हाई टेम्परेचर शायद 110 डिग्री था, 300 डिग्री सेल्सियस, मैं भूल जाता हूँ टेम्परेचर, तो उस केस में ये सीधा CH3OH बन गया था, मिथेनॉल का कॉमर्शियल मेथड प्रिपरेशन। प्रेशर भी 300 था, CH4 की जगह भूल गया सर ये मैं, CO+2H2। इसमें कहानी ये बताई थी कि किसी एंट्रेंस एग्जाम में आया कि स्टार्टिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथेनॉल इन सिंगल स्टेप, हाउ कैन यू प्रिपेयर मिथेनॉल इन सिंगल स्टेप। और इथेनॉल के लिए तो पुराना थका हुआ मेथड था बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किसका, शुगर रिच सब्सटेंसेस का, तो उसमें हम फ्रूट जूस, शुगर केन जूस, तो उसमें क्या होता था C12H22O11 एनारोबिक ऑक्सीडेशन कराते थे, एनारोबिक फर्मेंटेशन, तो वहां पर इन्वर्टेज नाम का एंजाइम होता था, और ये हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर वाली रिएक्शन हो गई। एक इसमें बताया जाता था C6H12O6 प्लस C6H12O6, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, वहां ऑक्सीजन की एंट्री बिल्कुल नहीं हो जानी चाहिए। फिर वहीं पर उसी वेसल में जाइमेज नाम का एंजाइम बनता था जो इसको C2H5OH में प्लस CO2 में, अगर ऑक्सीजन इस वेसल में एंटर कर जाए तो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत बुरी तरह खट्टा, तो अगर इसमें ऑक्सीजन एंटर कर गई, थोड़ा सा भी इथेनॉल इथेनोइक एसिड बन गया तो ये खराब हो गया, खट्टा हो गया बिल्कुल। तो वो तो सिंपल सी बात है कि जो ये अल्कोहल है इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग करने के लिए इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे मिथेनॉल, कलर आने के लिए कॉपर सल्फेट, और बैड स्मेल आने के लिए पायरिडीन मिला देते थे, और फिर उसको बोलते थे डीनेचर्ड स्पिरिट टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। नहीं तो लोग बाजार से सस्ते दाम पे खरीद के पीने में इस्तेमाल कर लेंगे। फिर पावर अल्कोहल भी बढ़ा दिया था होगा, फिर तो स्कूटर नहीं चलाते तुम, गाड़ी नहीं चलाते तुम, तो अल्कोहल जो पेट्रोल डलवा रहे हो क्या है, अच्छा पावर अल्कोहल है सर, क्यों है, तो एलपीजी को जला के कम्बशन से भी एनर्जी मिल रही है, वो भी पावर अल्कोहल, तो इसलिए है कि वो 90% पेट्रोल है और 10% इथेनॉल है, पता है नहीं। गडकरी जी रोज कह रहे हैं कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल कर दो, खूब सारी फैक्ट्रीज लगवा रहे हैं इथेनॉल की प्रोडक्शन की। इथेनॉल सोचो ना 10% उसमें और मिलने का मौका मिल गया तो क्या होगा, खूब सस्ता पड़ेगा ना पेट्रोल में, पेट्रोल इतना महंगा इथेनॉल इतना सस्ता। तो वो जो PS6 इंजन
तो यही तो किस्सा है, इंजन की रिफाइनमेंट ऐसे करना है कि भाई उसमें वो वाला 80% पेट्रोल और 20% वाला भी काम कर जाए। अब ईथर 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 में क्लासिफिकेशन पे बात आके रुक गई फिर से थी कि दोनों तरफ सेम है, अगर दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर, सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का दूसरा नाम सिंपल ईथर, अनसिमेट्रिक का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स मिक्स ईथर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल का उल्टा यहाँ पे। अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड करा दिया, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल पे काम करता है वो। क्या कि अगर आप कोई प्राइमरी अल्कोहल लेते हो और उसको कॉन्क H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस करते हो तो उसमें से वाटर निकल जाया करता है और C2H5O C2H5 ईथर बनता है। बार बार बोल रहे हैं, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे 170 वाले डिहाइड्रेशन का भी और 140 वाले का भी एक साथ कर लेंगे, जिससे कंपैरिजन में बात बढ़िया से दिमाग में सेट हो जाएगी। तो फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पहला मेथड। दूसरे मेथड पे दुनिया भर के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं और हम बार बार पता नहीं क्यों फ्यूज उड़ाते रहते हैं। विलियमसन सिंथेसिस पिछले चैप्टर में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आया था क्या? आया था कि डिटेल बाद में कर लेंगे। क्या कहता था, RX को अगर आप RONA से रिएक्ट कराते हैं तो इसका नाम था सोडियम एल्कोक्साइड। पुराना कंसेप्ट, एल्कली मेटल को हेलोजन दिखे तो लेकर भाग जाता है, तो एल्कली मेटल को हेलोजन दिख गया लेकर भाग गया, और भाग गया तो बन गया ROR ईथर। पहली इंपॉर्टेंट बात, विलियमसन सिंथेसिस इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे क्वेश्चन है ये अलग 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 तरह से आए हुए, इसलिए हर बात ध्यान से, इट इज द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना क्या है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर मैं C2H5Cl प्लस NaOC तो इसका नाम क्या बोलेगा? सही, सोडियम, सोडियम टर्ड बिटॉक्साइड, क्योंकि इसका नाम टर्ड बिटाइल, ओ लग जाए जब एल्काइल पे तो बन जाता है एल्कोक्साइड। इथाइल पे ओ लग गया तो इथाइल क्या होता है? C2H5। ओ लग गया तो C2H5O इथॉक्साइड। मिथाइल पे ओ लग गया तो मिथॉक्साइड, तो टर्ड बिटाइल पे लग गया तो एल्कली मेटल हेलोजन लेकर भाग जाएगा और प्रोडक्ट C2H5O। इस ईथर का कॉमन नेम क्या लिखूं? तो ईथर्स में 2 R है, दोनों सेम है तो उनके नाम क्या कि डाई लगा दो। क्या कहने चाह रहे हैं, मान लीजिए उसने बोला मेरे पास तो ये ईथर है तो इसका कॉमन नेम हो गया डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा ये ईथर है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं अभी, IUPAC में भी आता हूं इसके, तो इसका नाम इथाइल का E, मिथाइल का M। अजीब सी बात है, हालांकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ईथर के कॉमन नेम में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा देते हैं। इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में, तो इसलिए जनरली इसको इथाइल मिथाइल ईथर बोलते हैं। लेकिन आप एक बार को मिथाइल इथाइल ईथर बोल दो, कुछ पैसे थोड़ी लग रहे, बनेगा तो तब भी यही स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं। तो इथाइल मिथाइल ईथर के हिसाब से उसका फंड नाम क्या बना? इथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर आ गया, तो इसका मतलब विलियमसन सिंथेसिस से मैं चाहूं तो सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकता हूं और चाहूं तो अनसिमेट्रिकल भी बना सकता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, एक तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक हो गया इससे सिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं। तीसरा मेथड पॉइंट है कि ये लैब मेथड भी है और इंडस्ट्रियल मेथड भी है। ये लैब मेथड भी है और इंडस्ट्रियल मेथड भी है। और अब है वो पॉइंट जिसपे सबसे ज्यादा दुख है, ये रिएक्शन करा रहा है। तो मेरे मन में फिर से आया, एल्कली मेटल हेलोजन लेके भाग जाएगा, और एल्कली मेटल अगर हेलोजन लेके भाग जाएगा, यही प्रोडक्ट बन रहा है। और इसको उठा के बस ऐसे उल्टा रख दो, इसको इस साइड ये है उस साइड वो है, ये चीज इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। इधर भी सी लिख दिया मैंने, सॉरी सर। अब ठीक है, बन जाएगा या नहीं? यही क्वेश्चन की बात है, नहीं बनेगा, ये रिएक्शन गलत है। और यही विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन है। लिमिटेशन समझ गए क्या? कि एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। सोडियम एल्कोहल ऑक्साइड के लिए कोई शर्त नहीं है, तू प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्काइल हैलाइड शुड बी। तो यहां मेरा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट नहीं है। फिर क्या होगा? कुछ तो होगा, अगर तो ये प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। यानी क्या हो गया, यहां से H और यहां से Cl निकल गया, क्या हो गया? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो अल्कोहलिक क्यूएच करता था या NaNH2 करता था, 60 बार तो कम से कम इस्तेमाल होता है ये वाली बात कि अल्कोहलिक क्यूएच डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। उससे तगड़ा का मैंने तो यहाँ बीकर भी पकड़ा था, बीकर में इथेनॉल डाला था, फिर उसमें क्यूएच के थोड़े से दाने डाल के घोल दिया था और उसका नाम अल्कोहलिक क्यूएच या इथेनॉलिक क्यूएच। तो ये क्यों खोल के बोल रहा हूँ, इस जनरेशन के साथ सुन रहा हूँ तो क्या खास कि सोडियम एल्कोक्साइड, ये पिछले लेसन की एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन एक जगह कि वहां वो एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहलिक क्यूएच से नहीं करा रहा, RONA से करा रहा है। हमने पढ़ लिया इसी चैप्टर में, RONA तो NaOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस है, याद आ गया। और जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी करा सकता है। डिहाइड्रोलेशन मतलब HX मतलब एसिड,
और बेस को शौक है क्या खींचने का, तो अब आप कहोगे जी फिर यहाँ पे क्यों नहीं करा रहा, जब तू सोडियम एल्कोक्साइड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें से भी HX निकाल ले। तो वो हमने पढ़ लिया, डिहाइड्रोलाइजेशन सबसे इजीली किसका होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल या टर्शियरी एल्काइड। टर्शियरी एल्काइड मैकेनिज्म भी पढ़ लिया ना, तो इसलिए कंपटीशन हो रहा है किसमें, सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में। भाई HX निकला तो एलिमिनेट हो गया, और अगर Cl हटके कुछ आके लग गया तो कंपटीशन हो रहा है सब्स्टिट्यूशन में। और तो अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो कौन जीत गया, और एल्काइल हैलाइड टर्शियरी है तो कौन जीत गया, एलिमिनेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कि एल्काइल हैलाइड शुड बी primary. If alkyl halide is tertiary, then instead of ether formation, alkene formation takes place because dehydrohalogenation takes place. That is, in case of tertiary alkyl halide, elimination dominates over substitution. घूम के यही क्वेश्चन दोबारा कि सोडियम एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है इन केस ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और इन केस ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड व्हाई इट इज गिविंग एल्कीन। तो कहां गाना दो, सोडियम एल्कोक्साइड, मेरा हाथ समझ रहे हो ना, दोनों ही है, इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल बट ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर may लीड टू एलिमिनेशन ऑफ HX एसिड। एसिड ब्रैकेट में HX कर दो। ये सारे इसके किस्से। अब इसी का दूसरा किस्सा एक और क्या, इसी का अगर मैं बोलूं ये है Cl और ये है NaOCH3, और दूसरी बार ये है ONA और ये है CH3Cl, जिससे पूछूं उसका नाम आंसर, इसमें क्या प्रोडक्ट और इसमें क्या प्रोडक्ट, एनिसोल। यहाँ पे अब तो आइडिया लग गया होगा क्यों कह रहे, किसमें है यस सर और किसमें नो सर। यहाँ यस लिखूं नो लिखूं, इसमें नहीं होगी नो सर, इसमें हो जाएगी यस सर। तो आप कहेंगे विल नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, असली लाइन अभी नहीं बोली आपने, CCl बॉन्ड, इसलिए पूछा आप बार बार अटके थे, तो इसी लैंग्वेज पे पहले उस दिन भी CCl बॉन्ड एक्वायर्स, Cl भी डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, Cl भी डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, CCl बॉन्ड एक्वायर्स partial double bond character due to resonance, therefore does not undergo nucleophilic substitution reaction। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, कम से कम 3 या 4 बार आया हुआ, प्रोडक्ट किसमें बनेगा करके या रीजनिंग बना के। हो गया क्या, तो देखिए सब छोटा सा काम है, पहले खत्म कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिंपल सी बात ये है, ROR में ये O की sp3 हाइब्रिडेशन है, तो sp3 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्डिंग लॉस एक्सपेक्ट किए जाते हैं 190 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन दो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डेड पेयर, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हो गई, ये R जो है वो बल्कि है, और जितने ज्यादा बल्कि होते जाएंगे तो इनमें रिपल्शंस, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड एंगल का फर्ज बनता था कि ये 128 से कम हो जाए, लेकिन इन R के बल्कि होने ने, इनके बार के बल्कि होने ने क्या किया इस एंगल को, अगर हम यहाँ CH3 जो सबसे छोटे R तो यही है, तो इससे बड़े R ही हो सकते हैं, इससे छोटे R तो हो नहीं सकते, तो सबसे लीस्ट बल्कि वाले में भी यहाँ वो कह रहा है अबाउट 111.7 डिग्री, तो शेप कैसी हो गई, बेंट। और अगर ये 180 हो जाए तो नॉन पोलर, तो जितना एंगल बढ़ता जा रहा पोलैरिटी उतनी, तो हमने बोला था कि जितने फंक्शन ग्रुप्स हैं, जितने पोलर फंक्शन ग्रुप्स हैं, उनमें ईथर्स लीस्ट पोलर है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के थोड़ा ज्यादा होता है या लगभग सेम सा हो सकता है। लेकिन कंपेयर किन्हें करना है, उस हाइड्रोकार्बन को उस ईथर के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल हो। मतलब इसमें 3 कार्बन है तो इसमें भी नहीं, यही तो बोलना था, इसमें 3 कार्बन है तो उसमें 2, वो अकेला 16 14, समझ गए, आ गया। लेकिन वो 1 मिनट के लिए बोले जी मेरे पास तो डेकेन है, डेकेन में और डाइमिथाइल ईथर में किसका ज्यादा होगा, तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा जी ईथर का एल्केन से थोड़ा ज्यादा, फिर तो डेकेन का ही ज्यादा हो गया, क्योंकि डेकेन का सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसा वो पूछेगा नहीं, हालांकि पूछता वही है बोर्ड में जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो होना ही है, चारों चैप्टर का हर कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। बात करनी है फिलहाल हमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो क्या उम्मीद जग रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उम्मीद जग गई। एक मॉलिक्यूल में FON के नाम पे O है, दूसरे मॉलिक्यूल में SH है जो डायरेक्ट FON को छू रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो कहेंगे मिसिबल विद वाटर या सॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक R। केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पर चार ईथर दिख रहा है, चारों की रिएक्शन वो कराने जा रहा है HI के साथ। तो ईथर जब HI के साथ रिएक्ट करता है थोड़े से, तो ये बॉन्ड टूटा, एक साइड H एक साइड I। HI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है अमंग HCl HBr HI याद है, इसलिए फास्टेस्ट रिएक्शन HI के साथ होगी अमंग हेलोजन एसिड्स। अब दूसरा बंदा बोले कि अगर ये दोनों अलग अलग हो R और R, फिर तो ये भी हो सकता था, ये दोनों कंपाउंड्स दोनों ईथर सेम है क्या, ये दोनों ईथर सेम है क्या, तो जवाब है हाँ दोनों ईथर सेम है, ROR डैश। हमने कहा हम इसे तड़फा के तुझको हम HI देंगे, थोड़ा सा HI देंगे, तो HI बोला मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं,
या मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो प्रोडक्ट विल बी ROH एंड R-I, और अगर मैं ये वाला तोड़ता हूं तो प्रोडक्ट विल बी RI एंड R-OH। प्रॉब्लम समझ आई? अभी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर HI एक्सेस में हुआ, अगर HI, तो वो कहेगा जी मैं फिर तो इसे भी तोड़ दूंगा, इधर क्या दूंगा H और इधर क्या दूंगा I, और उस केस में क्या बन गए, 2 RI और एक H2O। गलत बोल गया मैं, एक RI, एक R-I और एक H2O। तो इसका मतलब जब एक्सेस में चाहिए फिर तो कोई इशू नहीं है। दिक्कत कब है, जब एक्सेस में नहीं है। अगर वहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, ना एक्सेस ना कम, तो क्या मान के कम। अगर उसे एक्सेस वाला कराना है तो वो मेंशन करेगा कि जी एक्सेस वाला सीन बताओ, नहीं तो कम वाला। अब कम वाले में तो टेंशन हो गई, उधर वाला या सिमेट्रिकल इधर है तो फिर तो कोई इशू नहीं है कि इधर वाले तोड़ दो। अनसिमेट्रिकल है तो कौन सा। तो मेरी हिंदी सुनना, क्या बोल रहा हूँ, हिंदी बोला मैंने, आपकी मदर टंग। ओ को छूने वाला सी, ओ को छूने वाला सी चेक करना, ओ को छूने वाला सी, ओ को छूने वाला सी चेक करना, ओ को छूने वाला सी और ओ को छूने वाला सी चेक करना, ओ को छूने वाला सी और ओ को छूने वाला सी। कहाँ फोकस करना है, पूछना सी। जिस सी पर भीड़ कम होगी उसको आई देना। इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, जिस सी पर डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग वो हर साल, नहीं तो हर एक साल छोड़ भी दे तो आ ही रहा है। तो जिस सी पर भीड़ कम होगी, अब इस सी पर 3 कौन, इस सी पर 2H और एक CH3, तो भीड़ किस पे कम महसूस हो रही है आपको, इस वाले पे या नहीं, क्योंकि 3H और 2H, तो 2H तो कॉमन हो गए, तीसरा इसमें H और वो तीसरा इसमें CH3, तो कहेंगे CH3 साहब तुम तो H से काफी मोटे हो, बड़े हो, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर I इधर H इधर। कुल मिला के मैंने क्या सिखाना चाहा, I O से बॉन्डेड उस सी पर जाएगा जिस पर भीड़ कम है। अब यहाँ जवाब दो, लेफ्ट वाले पे जाएगा I या राइट वाले पे, इस वाले में लेफ्ट पे जाएगा फिर से, क्योंकि इस सी पे फिर से 3H है और इस सी पे 1H है और 2 CH3 आ गया। अब इस पे आइए, इस सी पर 2 एल्काइल है और इस सी पर भी 2 एल्काइल है, इस सी पर भी एक ही H है और उस सी पर भी एक ही H है। टेंशन हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस मिथाइल ने कहा मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, इस एच ने कहा मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। अब इन दोनों की फाइट में कौन हल्का, राइट वाला। इसका मतलब मुझे आई किसको देना, ओ से छूने वाले उस सी को देना जिसपे भीड़ कम है। बताओ याद रखना मुश्किल है क्या। अब ओ से छुए, ओ से सी किधर देना है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट वाले सी पे तो भीड़ बहुत ज्यादा है, इस वाले सी पे तो भीड़ कम है। तो जो मैंने अभी पढ़ाया, अगर हम पहले नहीं पढ़े तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि सी पर भीड़ कम है। लेकिन हमें उल्टा करना है, और उल्टा के नाम पे क्या करना है कि सर फिर मुझे कैसे याद रहेगा, आपने बॉन्ड भी गलत जगह से टूटा हुआ ना, फिर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर आई देंगे और इधर, तो कैसे ध्यान रहे तो सब लोग क्या, तो ओ से छूने वाला सी अगर टर्शरी है तो फिर तो उसी को देना, और अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी में से कोई है तो फिर उस सी को देना जिसपे भीड़ कम है। तो इन तीनों में ध्यान दो, ओ से छूने वाला सी किसी में भी टर्शरी था क्या, ना लेफ्ट वाला ना राइट वाला। अगर यहाँ वाला तो प्राइमरी है, एक भी अगर ओ से छूने वाला सी टर्शरी हो गया तो फिर टर्शरी वाले को ही देना, और अगर दोनों तरफ में से कोई भी ओ को छूने वाला सी टर्शरी नहीं है तो उस सी को देना जिस पर भीड़ वाली बात SN2 में लगती थी, और टर्शरी कार्बोकैटायन किससे हो SN1 में। इसका मतलब इन तीनों में SN2 मैकेनिज्म होगा और इस वाले में SN1 होगा। मैकेनिज्म पढ़ते हुए बात दोबारा बोलूंगा, दोबारा समझाऊंगा, तब तो आ जाएगा। तब तक तो रट्टा मार के काम कर, ओ से छूने वाले उस सी को आई देना जिस पर भीड़ कम होगी। लेकिन ये बात कब तक, जब तक वो सी प्राइमरी या सेकेंडरी हो। अगर ओ से छूने वाला सी टर्शरी हो गया तो फिर उसी को देना, कोई डाउट। तो दोनों टर्शरी हो तो फिर आप देखोगे दोनों में से किस सी पर, ओ से छूने वाले कौन से सी पर अगर मैं प्लस लगाऊं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसा पेपर में बोर्ड के तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या दूं, ओ से छूने वाला सी एक साइड रिंग का है और एक साइड बिना रिंग का है, एलिफेटिक है, CH3 है, जो भी कहूं, कौन सी साइड। तो अब इसमें वो फंडा लगाना हो तो कुछ लगा लो जी, सी को पे 3H है, सी पे क्या मानोगे, क्या है, रिंग है जी, ये पता नहीं चला। ये तो टूट ही नहीं रहा, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो इसलिए एनी सोल में अगर HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट ये ही होगा, यानी फिनॉल और CH3I, फिनॉल। और अगर HI एक्सेस में भी हुआ तो भी यहीं अटक जाएगा, क्योंकि CO बॉन्ड तो टूटने को तैयार नहीं हो रहा होगा। कुछ ड्रास्टिक कंडीशन वगैरह होती होंगी जिसने हमें नहीं पढ़ाई हुई, हाई टेम्परेचर वगैरह, तो शायद कुछ होता हो, लेकिन वो हमें नहीं आ गया। तो अपनी कॉपी पे फोटो बनाओ, मैं जो नाम बोल रहा हूँ उसकी, बेंजाइल इथाइल ईथर, फोटोग्राफ बनाना है इसका और उससे एरो निकालना, एरो के ऊपर HI चमकाना। इथाइल बोला था ना, तो बोलो बेंजाइल इथाइल ईथर हो गया कि नहीं, किसी को तो होगा सर। CH2 ये है फिनाइल इथाइल ईथर या इथाइल फिनाइल ईथर। लेमिनेट पेज पर इसका नाम बेंजाइल था, ये बेंजाइल फिनाइल ईथर है, और इसके ऊपर हम अटैक करा रहे हैं, क्रॉस रिएक्शन करा रहे हैं CH3 के साथ। तो मैं थोड़ा काम आसान करने के लिए इसको ऐसे करके लिख दूं, वही तो है C2H5। अब O से छूने वाले C ये हैं दोनों, इस C पर 2H हैं, इस C पे 2H हैं, उनके बेसिस पे डिसाइड। इस C पर तीसरी चीज फिनाइल है जो बहुत भारी भरकम है, मोटी सी है, और इस C पर इसी पर एक CH3 है जो उसके मुकाबले हल्की सी है। इसका मतलब I लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड होना चाहिए था, राइट साइड। क्यों? क्योंकि इधर भीड़ कम है, और ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, ये भी कैसा है,
प्राइमरी, तो टर्शियरी कोई है नहीं, तो क्या देखना था, जिसपे भीड़ कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस केस में। कैसा हुआ कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर आई आएगा और इधर एच आएगा, यानी प्रोडक्ट विल बी बेंजाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। ये गड़बड़ क्यों हो गई? सारा पढ़ाया हुआ आपने तो सारा उलट पुलट मार दिया यहाँ तक आते आते। तो इस केस में जब ये बॉन्ड काटोगे, मैकेनिज्म पढ़ते वक्त ये बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। और तो ये बॉन्ड काटने पर यहाँ CH2+ बन सकता है, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन होने के बावजूद बहुत स्टेबल, क्योंकि अपना दुख पूरे रिंग में बांट देता था बाय द फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए इसमें प्राइमरी कार्बन है, कम भीड़ वाला है, फिर भी आई इधर ही आया, क्योंकि तो कुल मिला के असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा क्या है कि O से छूने वाले C पर अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आई उधर ही जाएगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, ना इधर की तरफ ना इधर की तरफ, ओके। तो फिर मुझे क्या देखनी है, भीड़, कि किसमें भीड़ कम है। इसमें मैकेनिज्म कौन सा रहा होगा, SN2 या SN1? SN1, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो SN1 में ही देखते हैं। हो गया, पूरा समअप हो गया सारा इथर की केमिकल, इससे बाहर कुछ नहीं, एलिफेटिक इथर है। तो लास्ट बात, एरोमेटिक कीटोन ले रहा है, और एरोमेटिक कीटोन ले रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम पर उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग आएगी, और उसमें वो 5 रिएक्शंस पढ़ाएगा। 5 रिएक्शंस में से एक का नाम हेलोजिनेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन, एक फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फिडलक्राफ्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में सल्फोनेशन वो जनरली नहीं दिखा रहा, एमीन्स वाले में बनाता है, क्योंकि वहां पैरासल्फानिलिक एसिड ज़िटराइन या शायद नहीं आया, दबा कर लेंगे, आ गया तो ठीक, उसकी वजह से उसमें सल्फोनेशन करके दिखाया, बाकियों में कहता अपने आप कर लेना, आ गया तो आया ही नहीं कभी। तो अगर मैं इसका हेलोजिनेशन के नाम पे ब्रोमिनेशन करता हूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं Br2FeBr3 लूंगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन उसी से लेते थे, सिवाय किसके अब तक, फिनॉल में। फिनॉल बोला था ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिनॉल में OH ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, मैं बिना FeBr3 के भी Br+ जनरेट कर लूंगा। यही बात है ना, कल नहीं थी, फिर ऐसे क्यों? इसलिए हमने ब्रोमीन से बोला तुझे FeBr3 की प्रेजेंस में नहीं रखेंगे, या तो तुझे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे। कूल लैब्स में अगर ब्रोमीन रखा भी होता है तो ब्रोमीन CCl4 में घुला हुआ रखा होता है, या फिर हम ब्रोमीन को पानी में घोल के रखेंगे, उसे बोलेंगे ब्रोमीन वाटर। तो एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4, दोनों में से कोई ऑप्शन दिए उसको फिनॉल को। तो बोला अगर ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 करोगे तो मैं ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल लूंगा, लेकिन अगर आप एक्वस ब्रोमीन लोगे तो मैं सीधा ट्राइब्रोमोफिनॉल बना दूंगा, क्योंकि वाटर मुझे और ज्यादा पोलराइज कर देगा। आ गया। अब यहाँ भी हमारे बोले FeBr3 ले ले साथ में, ये तो नहीं। हमने बोला फिर कार्बन डाइसल्फाइड या वाटर ले ले, ये तो नहीं। अब ये मुझे नहीं पता क्या है, नहीं वही का चक्कर, आपको याद ही रखना पड़ेगा। इस बार ब्रोमीन किसमें खोला है, CH3COOH में खोला है, और थोड़ा रट्टा मार के रखना पड़ेगा कि एनिसोल में ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड लिया था, और हुआ क्या, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल भी बन गया। और लोगों ने पूछा भाई FeBr3 क्यों नहीं, लुइस एसिड FeBr3 क्यों नहीं? बोला OCH3 स्ट्रांगली एक्टिवेट्स बेंजीन। स्ट्रांगली तो वाला कर ले, उतना नहीं, कितना जितना फिनॉल कर देता था, क्यों मुझे भी नहीं पता, तू नहीं पूछ रहा। तो स्ट्रांगली एक्टिवेट बेंजीन यहाँ पे भी आ गया, देयरफॉर इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड FeBr3 भी ब्रोमिनेशन हो जाता है। और यहाँ के बाद फुल बदमाशी पे आ गया, कहता है कोई एक्टिवेशन नहीं, आप सब नॉर्मल के साथ कर दो। नाइट्रेशन किससे? हमने बोला जब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है तो या तो डाइल्यूट से कर या खाली कौन से कर ले, चल H2SO4 मत बुलवा, कहते नहीं बुलवाऊंगा। क्या हुआ कि मैं उतना एक्टिवेटिंग नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना फिनॉल है। फिर सल्फोनेशन कराता नहीं है अक्सर ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, और फिडलक्राफ्ट रिएक्शन तो OCH3, ऑर्थो पर CH3 और फिर पैरा पे CH3। तो ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, पैरा मिथाइल एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रोनिसोल, पैरा नाइट्रोनिसोल, ऑर्थो ब्रोमोनिसोल, पैरा ब्रोमोनिसोल में से गलती हो गई सही मायने में। पैरा मुझे दिखाना चाहिए था, क्योंकि ज्यादातर सब केसेस में पैरा मेजर होता है। CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CH3, कोई बोलो जल्दी से, CH3COCl की जगह क्या ले सकता हूँ, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस हो। तो उस केस में OCH3 इस बार पैरा वाला बना दे रहा हूँ, ये बन जाएगा, और साथ में ऑर्थो वाला भी बन जाएगा। इसका नाम क्या रखो, OCH3 हटा दूं ऊपर वाला, तो सोचो क्या नाम था, OCH3 हटा दे तो कंपाउंड का क्या नाम है, मेरे पेज पे भी चमका रखा, एसिटोफिनॉन, और लगा दे तो पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और इसका नाम एसिटोफिनॉन। एसीटोन में यहाँ पे CH3 होता है, जल्दी देखो दिमाग में, तो एसीटोन का एक CH3 हटा के फिनाइल लगाया, तो एसीटोन और फिनाइल का संधि करके एसिटोफिनॉन, ये ऐसे बोलने का तरीका है, कॉमन नेम में कोई रूल नहीं है। और ये भी बेंजीन रिंग हो जाए तो जब ये भी भूल गए तो वो भी उड़ावा मिलेगा। तो बेंजोफिलिटोन तो दोनों बारी है ना,